सो हेलो डियर बच्चों, वेलकम टू योर चैनल भैयास क्लासरूम। और मैं हूं आपका श्रेयस भैया। और आज हम आ चुके हैं आपके बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक लेके, जो कि होने वाला है सिटीजन्स ग्रीवियंस रीएड्रेसल। इसमें बेसिकली हम बात करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। इस वीडियो को सेंटर और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों के बच्चे देख सकते हैं। आज इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड मैं वो सारे प्रोस्पेक्ट कवर कर दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे इंट्रोडक्शन टू सिटीजन्स ग्रीवियंस रीएड्रेसल, इंट्रोडक्शन टू लोकपाल, फंक्शंस ऑफ लोकपाल, इंट्रोडक्शन टू लोकायुक्त, फंक्शंस ऑफ लोकायुक्त। साथ ही साथ मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाया हूँ इस टॉपिक पे बेस्ड, जो यूनिवर्सिटी के ईयरली एग्जाम्स और सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैं आपको ये एश्योर कर दूं कि इस वीडियो को अगर आप मेरे साथ पूरा कवर करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हैं और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालाइजेशन मेरा देखते हैं, तो इसके बाहर आपके सेमेस्टर और ईयरली एग्जाम्स में कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ से आपका सब कुछ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिटीजन्स ग्रीवियंस रीएड्रेसल का इंट्रोडक्शन। अच्छा बच्चों, ये सिटीजन्स ग्रीवियंस रीएड्रेसल का मतलब क्या होता है? सो इंट्रोडक्शन है इसका। सो सिटीजन ग्रीवियंस रिड्रेसल मतलब, अब देखो, जैसे अगर इस वर्ड को तोड़ो, सिटीजन मतलब नागरिक, जैसे हम और आप, ग्रीवियंस मतलब हमारा जो कंप्लेन है, हमारे जो ग्रीवियंस है, हमारा जो कंप्लेन है, जो हमारा असंतोष है, जैसे सिस्टम से हो गया, कुछ सरकारी संस्थानों से हो गया जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। और रीएड्रेसल मतलब उसको एड्रेस करना, मतलब जो नागरिकों के बीच असंतोष है उसको एड्रेस करने का मतलब होता है सिटीजन्स ग्रीवियंस रिड्रेसल। ये मैंने आपको बहुत लेम टर्म में बता दिया, क्योंकि ये वर्ड लंबा है, तो मैंने सोचा कि आपको फर्स्ट गो में ये वर्ड की मीनिंग बता देनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। इट रिफर्स टू मैकेनिज्म थ्रू विच कंप्लेन ऑफ सिटीजन अगेंस्ट माल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, डिले और इनजस्टिस आर एड्रेस्ड बाय गवर्नमेंट। ये वो सिस्टम है, देखिए ये लाइन क्या कह रही है कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां सिटीजन की कंप्लेन को एड्रेस किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। सिटीजन क्या कंप्लेन करता है? माल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, डिले है माने बहुत डिले लग रहा है, और न्याय नहीं है, इनजस्टिस है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप क्या देख सकते हैं? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों सीएम पोर्टल। भाई सीएम पोर्टल आपके यहाँ जिस भी स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके सीएम पोर्टल होगा। जैसे यूपी सीएम पोर्टल है, एमपी सीएम पोर्टल है। तो सीएम पोर्टल सिटीजन्स ग्रीवियंस एड्रेसर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हालांकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में स्पेसिफिकली, लेकिन अगर हम सिटीजन ग्रीवियंस रीएड्रेसल की बात करें तो उसका कहना यह है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, मतलब एक ऐसी काम करने का तरीका है, एक ऐसा आपका ये मशीन है, एक ऐसी कार्यशैली है जो नागरिकों की जो कंप्लेन होती है करप्शन के रिगार्डिंग, माल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, लेट के रिगार्डिंग और अन्याय के रिगार्डिंग, वो गवर्नमेंट एड्रेस करती है। जैसे सीएम पोर्टल कैसे एग्जांपल है? मान लीजिए आपकी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन बिजली विभाग में कोई अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा है, तो आप क्या करते हैं कि सीएम पोर्टल में डाल देते हैं कि मेरी ये कंप्लेन है। तो ये जो डिले है, ये जो माल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बिजली विभाग आपको देख रहे हो, जो आपको इनजस्टिस मिल रहा है बिजली विभाग में, कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, कि आपका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है पर आपको सही नहीं कर रहे हैं, जो डिले हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट एड्रेस करती है सीधा सीएम पोर्टल। फिर आपको पता होगा सीधा एक सीनियर ऑफिशियल को कॉल जाता है, फिर आपके जो लोकल एसडीओ होते हैं या एचसीएन होते हैं वो आपको तुरंत कॉल करते हैं कि सर बताइए आपने कंप्लेंट रजिस्टर की है। सो इट इज़ नोन एज सिटीजन्स ग्रीवियंस रीएड्रेसल। In a democracy, it is essential for accountability, transparency, responsiveness and good governance. एक लोकतंत्र में इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भाई आपने सरकार को वोट किया है, अब सरकार आपके प्रति अकाउंटेबल है, मतलब आपके प्रति जिम्मेदार है। भाई आपको किसी भी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। ट्रांसपेरेंसी, भाई सरकारी तंत्र किस तरह से काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आरटीआई आपको पता होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है, जहां पे आप किसी भी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के, पूछ सकते हैं कि इसमें कितनी कार्रवाई हुई। ये ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता, कि जो भी काम हो रहा है उसमें पारदर्शिता बनी रहे। रिस्पॉन्सिवनेस, सरकार रिस्पॉन्सिबल है, सरकार को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अगर जैसे कोई व्यक्ति गया, वो एफआईआर कराने गया, उसके साथ कोई क्राइम हो गया, तो वहां पे जो पुलिस है वो सरकार का एजेंट है। आपको पता है पुलिस जो है वो सरकार की एक बॉडी है। तो रिस्पॉन्सिवनेस, पुलिस को तुरंत एक्टिव रिस्पॉन्स करना पड़ेगा उस मैटर पे, इसे कहते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस। और गुड गवर्नेंस, मतलब अच्छी सरकार चलाने के लिए या अच्छी, आप सही है, गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए, जनता तक अच्छी सर्विस डिलीवरी इंश्योर करने के लिए ये एक लोकतंत्र में ज़रूरी है।
तो अगर मैं इसको मोटा माटी छोटा करके बोलूं तो सिटीजन ग्रीवियंस रीएड्रेसल एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे नागरिक कंप्लेन करते हैं अपनी समस्याओं के बारे में। कैसी समस्याएं? जैसे माल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, करप्शन हो गया, डिले हो गया या इनजस्टिस या अन्याय हो गया, जिसको सरकार एड्रेस करती है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। सरकार हमारे लिए अकाउंटेबल है, हमारे लिए जिम्मेदार है कि हमें कोई कमी ना आए, क्योंकि हमारी चुनी हुई सरकार है ना। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है बच्चों? अ गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों, फॉर द पीपल, टू द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, बाय द पीपल, लोगों का, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। लोकतंत्र की परिभाषा यही है। तो इस परिभाषा को सार्थक करते हुए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपके प्रति जवाबदेह हो। आपको कोई समस्या है तो सरकार जवाब दे। सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि वो पारदर्शिता बना के रखे, ताकि आपको कभी भी सरकार से कुछ जानना हो तो आप सही सटीक बात जान सकें। सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वो आपकी सारी समस्याओं का रिस्पॉन्स समय पे करें, जैसे पुलिस हो गई, कोर्ट हो गया, सब कुछ हो गया। कोर्ट हालांकि सरकारी वो नहीं है, बट ये स्टेट के अंडर आता है, मतलब कोर्ट इज अ डिफरेंट ब्रांच। बट जैसे पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, आपके डीएम हो गए, आपके एसपी हो गए, ये सब गवर्नमेंट बॉडीज हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिस्पॉन्स करें एक्यूरेट टाइम पे। तभी तो एक सुशासन, जिसको आप कहते हैं सुशासन की सरकार, तभी तो गुड गवर्नेंस इंश्योर होगा। सुशासन तभी तो आएगा। इट इज बैकबोन ऑफ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ये रीढ़ की हड्डी है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की। आप पूछोगे भैया सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस क्या है? सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बेटा, किसी भी शासन का मतलब तब है, किसी भी सरकार का मतलब तब है जब वो आपको लाभदायक हो। अगर वो आपको लाभदायक नहीं है, अगर वो आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी सरकार लाभदायक नहीं है। सरकार का मतलब क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए। तो अगर लोगों के द्वारा बस चुनी गई हो और लोगों के लिए काम ना करे, माने सिटीजन सेंट्रिक ना हो, अगर नागरिक के लिए वो काम ना करे, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक शासन ना हो, लोगों के लिए उस तरह से शासन या सरकार काम ना करे, तो ऐसी सरकार का मतलब क्या है? तो ये वही कह रहा है कि सिटीजन ग्रीवियंस एड्रेसल क्या है। अगर ये चीजें हो रही हैं, अगर सरकार आपकी समस्याओं को सुन रही है, उसे एड्रेस कर रही है, तो ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। साथ ही साथ ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, मतलब लोगों के लिए जो शासन है, मतलब जो आप कहते हैं ना कि लोगों की सरकार है, इसको भी तभी इंश्योर किया जा सकता है जब सरकार आपकी समस्याएं सुने और समस्याओं का निराकरण करे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं बाइलिंगुअल तरीके से आपको समझाऊं। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस पेज को मैं क्लियर कर देता हूं, आप अपने नोट्स में इसको राइट डाउन कर लेंगे। चलिए, तो पहली एजेंसी जो हमें पढ़नी है वो है लोकपाल। आपने सुना होगा लोकपाल, आपने न्यूज में सुना होगा कि लोकपाल ने ये एक्शन लिया, लोकायुक्त द्वारा ये एक्शन लिया गया। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त होते क्या है। So Lokpal is a national anti-corruption ombudsman established to inquire into allegations of corruption against public officials at union level। अच्छा, लोकपाल एक ऐसी नेशनल एंटी करप्शन ओबड्समैन बॉडी है। मतलब ओबड्समैन, ये टर्म आपको लग रहा हो कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है ओबड्समैन। आप इस टर्म को एक बार मत देखिए, एक बार मेरे तरीके से समझिए मैं कैसे समझा रहा हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे एक ऐसी बॉडी है जिसका काम ये देखना है कि जो भी करप्शन हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उस करप्शन के चार्जेस को जानना और उसके बारे में इंक्वायर करना। अगर मैं बहुत सरल शब्दों में बोलूं कि ये चीज पकड़ना कि क्या नेशनल लेवल पे जो पब्लिक ऑफिशियल्स है, मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे आप नेशनल लेवल पे कौन हो गया, आईएएस आईपीएस हो गए, क्लास ए के, सर्विस ए के, कहीं ये करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये करप्शन में इन्वॉल्व तो नहीं है। एट यूनियन लेवल, सेंट्रल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स क्या है, लोकपाल स्टैब्लिश कहां से हुआ? इट इज अ स्टैचुरी बॉडी। स्टैचुरी बॉडी क्या होती है कि दो टाइप की बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है कि स्टैचुरी बॉडी होती है। स्टैचुरी बॉडी वो होती है जो किसी एक्ट से बनती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो संविधान में मेंशन रहती है, जैसे फाइनेंस कमीशन, ये संविधान में मेंशन है पहले से, और ये है किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई है। सो इट इज अ स्टैचुरी बॉडी स्टैब्लिश्ड अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 एक्ट 2013। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी एक्ट के तहत स्टैब्लिश होती है। तो ये वो बॉडी है, मतलब ये वो संस्थान है जो लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर स्थापित हुआ था। इसका काम क्या है? ये चेक करना, करप्शन चार्जेस पे इंक्वायर करना, मतलब जो भ्रष्टाचार के मुकदमे, भ्रष्टाचार के जो केस होते हैं उसको चेक करना कि क्या भ्रष्टाचार किया तो नहीं गया है। पब्लिक ऑफिशियल्स, मतलब केंद्रीय सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा केंद्र के लेवल पे, मतलब यूनियन के लेवल, माने सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, ये काम है इसका चेक करना।
अब ये लोकपाल लोकायुक्त एक्ट कहाँ से आया 2013? आपको ये क्वेरी हो रही होगी कि भैया लोकपाल लोकायुक्त एक्ट, इट वाज बीइंग प्रिटी, ऐसा सुना सुना सा लग रहा है, पर ये आया कहाँ से? तो बच्चे, जो आपका ये डाउट है कि भैया ये लोकपाल लोकायुक्त एक्ट आया कहाँ से, ये लोकपाल लोकायुक्त एक्ट इतने सडन पॉलिटिकल इंसिडेंट से आया कि आप इसको देखेंगे और आपको ये तुरंत एक्ट याद हो जाएगा। आपको याद है 2013 में अन्ना हजारे जी एक आंदोलन कर रहे थे, जहां से अरविंद केजरीवाल निकले, जहां से आम आदमी पार्टी निकली। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे जी का आंदोलन ही इसीलिए था कि ये करप्शन खत्म किया जाए, और उसी जो आंदोलन वो जो चल रहा था, उसी आंदोलन का रिजल्ट है ये लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013। आई गेस अब आप ये चीज कभी नहीं भूलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन जानते हैं, कितने लोग होते हैं लोकपाल में। सो लोकपाल में, इस संस्थान जिसको हम लोकपाल कह रहे हैं, इसमें 8 मेंबर्स होते हैं, टोटल 8 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन होता है? जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, जैसे जुडिशियल मेंबर्स में मान लीजिए कि कुछ रिटायर्ड जजेस हो गए आई गेस। एंड नॉन जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, जो जज जो जुडिशरी से ताल्लुकात नहीं रखते, कुछ वैसे मेंबर्स होते हैं। रिप्रेजेंटेशन होता है एससी कम्युनिटी का भी, एसटी कम्युनिटी का भी, ओबीसी का भी और वुमेन्स का भी। और माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज कौन है? जैसे मुस्लिम्स हो गए, माइनॉरिटीज बहुत सारे हो गए, मुस्लिम्स हो गए, पारसीज हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, बहुत सारे हो गए जो जो माइनॉरिटीज में आते हैं, उन माइनॉरिटीज का भी। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार मैं सिंगल लाइन में अगर इसको समराइज करूँ, तो इजी टू गो लैंग्वेज में ये है कि लोकपाल एक ऐसी नेशनल बॉडी है जिसका काम है इन्वेस्टिगेट करना उन सारे आरोपों पे जो करप्शन के लगे हैं पब्लिक ऑफिशियल्स पे, जो कि केंद्रीय कर्मचारी हैं, या ये चेक करना कि कोई केंद्रीय कर्मचारी करप्शन के या भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त तो नहीं है। इसको स्टैब्लिश कैसे किया गया था? ये स्टैचुरी बॉडी है, मतलब एक्ट से स्टैब्लिश हुई है अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसी से आम आदमी पार्टी निकली थी, इसी आंदोलन से। अन्ना आंदोलन आपने सुना होगा ना, इसी आंदोलन का रिजल्ट लोकपाल लोकायुक्त एक्ट है, और इसी का रिजल्ट आम आदमी पार्टी है। कॉम्पोजिशन क्या है? 8 मेंबर्स होते हैं, कुछ जुडिशियल होते हैं, कुछ नॉन जुडिशियल होते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन्स और माइनॉरिटीज सबका रिप्रेजेंटेशन होता है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव फर्दर। सो फंक्शंस ऑफ लोकपाल, अब लोकपाल का काम क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है। तो अब देखिए, जैसे आपने सुना है कि वो यूनियन लेवल की बॉडी है, एंटी करप्शन बॉडी है, कि पब्लिक ऑफिशियल्स में एंटी करप्शन ना हो, तो अब फंक्शंस भी इसी के रिलेटेड कोरिलेटेड ही होंगे। चलिए देखते हैं। इंक्वायरी इनटू करप्शन केस, मतलब करप्शन केस की इंक्वायरी करना। कंडक्ट्स इंक्वायरी इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स, मतलब इंक्वायरी कंडक्ट करता है करप्शन के अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आईएएस है, वो सेक्रेटरी रैंक पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, और इनके ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि इन्होंने 200 करोड़ रुपए का करप्शन किया है, 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। तो इसका इंक्वायरी करना कि क्या ऐसा सच में हुआ है, इस मामले में इंक्वायरी, जैसे पुलिस इंक्वायरी करती है, आपने सुना होगा, ऐसे ही लोकपाल इंक्वायरी करता है कि क्या ये 200 करोड़ का घोटाला सच में हुआ है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इंक्वायरी टू करप्शन केसेस। सेकंड इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिलेटेड टू मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस, मतलब जो कंप्लेंट फाइल हुई है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट्स कौन है? लोक सेवक या जनसेवक। जनसेवक, लोक सेवक कौन है? जैसे मान लीजिए यही आईएएस आईपीएस को आप ले लीजिए, जो सीनियर रैंक पे हैं। तो क्या इन्होंने अपने ऑफिस का मिसयूज तो नहीं किया है, पब्लिक ऑफिस का मिसयूज तो नहीं किया, कि जैसे इनका काम है, मान लीजिए कुछ भी इनका काम है, कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन करके और उसमें इतना 200 करोड़ या 2000 करोड़ का बजट फॉर्मुलेट करके ये करना, तो क्या इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग तो नहीं किया है? क्या इन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके इस पैसे का गमन तो नहीं किया है? क्या इन्होंने बाईपास तो नहीं यूज किया? क्या इन्होंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जो गलत है? तीसरा, कवर्स पीएम विद लिमिटेड एम्बिट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लोकपाल ही एक ऐसी बॉडी है जो पीएम पे भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि क्या पीएम ने तो करप्शन नहीं किया है, मतलब एक लिमिटेड एम्बिट में। जितना एक्टिव ये पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए हो सकती है, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए हो सकती है, उतना एक्टिव ये पीएम के लिए नहीं हो सकते। जैसे किसी ने आईएएस ने मान लीजिए घोटाला किया है, तो लोकपाल के लोग घर जाके उनकी तलाशी ले सकते हैं, उनके घर की जांच कर सकते हैं। इस तरह का काम पीएम के यहाँ नहीं किया जा सकता। मतलब भाई प्रधानमंत्री है, भाई सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च संवैधानिक पद है, और इलेक्टेड वो हैं, समझ लीजिए आप ने किसी एक स्टेट के हेड हैं। तो आप ऐसे थोड़ी कर सकते, पॉलिटिकल हेड हैं, आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, आप उनके अंदर घुस जाएंगे, आप उनके घर में आप कार्रवाई करने लगेंगे। तो आपका एक दायरा सीमित है कि आप इतने दायरे पे प्रधानमंत्री को भी चेक कर सकते हैं। यही कौन सी कम बात है कि आप प्रधानमंत्री को चेक कर रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर कम्स अंडर लोकपाल विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री भी लोकपाल के अंदर आते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन के साथ कि आप ये चीजें प्रधानमंत्री के साथ नहीं कर सकते।
फिर कवर्स एमपीज, मिनिस्टर्स, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिशियल्स, मतलब एमपी मतलब सांसदों को, मिनिस्टर मतलब मंत्रियों को, और ग्रुप ए बी सी डी ऑफिशियल्स को। अब ए बी सी डी ऑफिशियल्स कौन है? ए भाई आपके आईएएस आईपीएस हो गए, बी और सी डी क्लास आपको पता है, बी क्लास में जैसे आपके जीएसटी इंस्पेक्टर और ये सब आ जाते हैं, और सी और डी में आपके नीचे क्लर्कल क्लास आ जाता है। तो ज्यूरिसडिक्शन इंक्लूड वेरियस कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, मतलब ये लोग इन चारों कैटेगरी के पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं, साथ ही में जो मंत्री हैं और सांसद हैं, इनकी भी जांच कर सकते हैं कि क्या इन्होंने घोटाला तो नहीं किया, क्या इन्होंने भ्रष्टाचार तो नहीं किया है। अगला पॉइंट है सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लाइक सीबीआई, सुपरवाइजेस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कैरिड आउट बाय एजेंसी सच एज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे जहां सीबीआई इन्वेस्टिगेट करता है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करता है। जैसे मान लीजिए ऊपर लोकपाल है, फिर नीचे सीबीआई है। अब सीबीआई मान लीजिए एक्स बंदे के यहाँ गई, जांच की, तो लोकपाल इस पर नजर रखेगा कि सीबीआई ने इसके ऊपर जांच किया, सीबीआई को क्या क्या बरामद हुआ। तो एक मतलब इसको समझ लीजिए सुपरवाइज करता है, इसको देखता रहता है ऊपर से, इसको सुपरविजन करता है। जैसे कहते नहीं कि आप क्रिकेट सीखते हैं लेकिन किसके सुपरविजन में, तो मेरे कोच ये हैं, मैं इनके अंडर में सुपरविजन में हूँ, मतलब मैं इनकी नज़रों में हूँ, इनके सुपरविजन में हूँ, इनके निर्देश में हूँ, इन ये जैसे जैसा कहते हैं मैं वैसा करता हूँ, या ये जिस तरह से मुझे वो करते हैं, मतलब ये मुझे देखते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। तो यही बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है सीबीआई का, उसको ये सुपरवाइज करता है लोकपाल। आई गेस आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए चीज़ें बहुत कठिन है नहीं, चीज़ें इजी टू अंडरस्टैंड है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन आता है लोकपाल का ऑर्डर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, मतलब प्रारंभिक जांच। कैन डायरेक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर फुल इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे मान लीजिए सीबीआई है, मैं आपको बताता हूँ, सीबीआई है, उसने बंदा एक यहाँ जांच की, उनको ऑन हैंड 100 करोड़ रुपए का घोटाला मिला, पर सीबीआई को ये मतलब अंदाजा है कि नहीं ये बंदा है बड़ी चीज, ये 1000 करोड़ तक का घोटाला किया होगा। तो अगर सीबीआई इसके लिए रुक जाए कि नहीं, जब हमको पूरे 1000 करोड़ का पता चल जाएगा, तब हम उसके बाद इनके ऊपर मतलब तब हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह तो भाई ये बंदा जिसके पास 1000 करोड़ जिसने गमन किया है, वो तो पूरे सिस्टम में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। वो इधर उधर वो भी तो कोशिश करेगा बचने की, वो भी तो बाईपासेस की यूज करेगा। तो अगर फर्स्ट हैंड एविडेंस या फर्स्ट हैंड में अगर ये लगता है कि नहीं ये बंदा गमन कर सकता है ज्यादा पैसे का, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी लोकपाल आदेश कर सकता है कि नहीं, जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता उसके पहले ही तुम जो प्रारंभिक कार्रवाई है वो शुरू करो, कि जो घोटाले के प्रति प्रारंभिक कार्रवाई होती है वो तुम शुरू करो, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इनिशियल जो एक्शंस होते हैं वो तुम लेना शुरू करो। उसके बाद जब इसके पूरे खेल का भांडा फोड़ोगा तब तो इसके ऊपर एक्शन लिया ही जाएगा। फिर क्या है, रिकमेंडेड प्रोसिक्यूशन, रिकमेंड्स प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट गिल्टी ऑफिशियल। प्रोसिक्यूशन मतलब कि दंड, मतलब ये रिकमेंड करता है कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए, इनको सस्पेंड कर देना चाहिए, इनका मसला कोर्ट लगा देना चाहिए, इनको रेस्टिकेट कर देना चाहिए, जो भी तरीके की सजाएं हैं वो रिकमेंड करता है। ये सब ध्यान रखिएगा, देता नहीं है, देने का आदेश देने का अधिकार सिर्फ न्यायालय को है। तो रिकमेंड करता है कि ऐसा होना चाहिए अगेंस्ट गिल्टी ऑफिशियल। अगेंस्ट गिल्टी ऑफिशियल मतलब जो लोग इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व थे, जो लोग इस तरह में पकड़े गए हैं। फिर ensure accountability in administration, promotes responsibility and answerability in governance, मतलब अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, जो प्रशासन है जो शासन है उसको ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। मतलब ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो एक सुशासन इंश्योर करे और शासन के लिए जवाबदेह हो कि भाई 100 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ आपकी सरकार में, आप जनता को बताइए, ये टैक्स पेयर का पैसा था, कैसे हो गया। तो ये जो जवाबदेह बनाता है कि मतलब ये कैसे कैसे हो गया, ये जवाब सरकार देने के लिए लायबल होगी। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है कि आप जनता को बताएंगे भाई कि कैसे हो गया। तो इसी तरह जो ये शासन है ना, शासन तभी तो अच्छे से काम करेगा भाई जब सरकार आपको जवाबदेह होगी कि नहीं भाई हमारे जान में हुआ, हमारे अनजान में हुआ। जैसे अभी आपको पता होगा नीट का पेपर लीक हुआ, तो अकाउंटेबल हुआ ना शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री अकाउंटेबल हुई। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी आके बोले भी कि नहीं हम लोग इसके लिए अकाउंटेबल है, थिंग्स वेंट रॉन्ग इन द एग्जामिनेशन। तो ये आंसरेबिलिटी, नहीं तो वो कह देते कि मुझे आंसर ही नहीं करना है, और एनटी कह देता है कि नहीं 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 हम तो जानते ही नहीं, हमें तो आंसर ही नहीं करना है। तो ये गवर्नेंस कहाँ से, ये फिर शासन कहाँ से, ये आपके जो जो आपके हित हैं उनकी रक्षा कैसे हुई, फिर आपके इंटरेस्टों का प्रोटेक्शन, आपके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन कैसे हुआ। तो इसीलिए ये सरकार को आंसरेबल बनाता है, मतलब जवाबदेह बनाता है कि आप जवाब दो भाई कैसे हुआ। फिर प्रिवेंट करप्शन, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग करप्शन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
भाई ये करप्शन पे नजर रखता है तो इसका तो मेन काम ही है करप्शन रोकना, मतलब भ्रष्टाचार ना हो पाए। लोग डरते भी हैं कि लोकपाल ना पकड़ ले। प्रमोट एथिकल गवर्नेंस, एनकरेजेस ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग। एथिकल गवर्नेंस प्रमोट करता है, मतलब कि एथिक्स होनी चाहिए, मतलब एथिकल मतलब कि एथिकल एक फिलोसफिकल, आप समझिए एथिक्स इज लाइक समथिंग दैट शुड बी डन विद द राइट इंटेंट इज एथिक्स, मतलब किसी भी चीज का जो इंटेंशन और जो मोटिव है वो सही होना चाहिए। तो ईमानदारी और सच्चाई गवर्नमेंट में प्रमोट करता है एथिकल गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस का इंटेंशन, शासन का इंटेंशन सही होना चाहिए कोई भी काम को करने का। किसी भी चीज को करने का जो शासन का उद्देश्य है, जो इंटेंशन है कि हम इस इंटेंशन से करें, वो इंटेंशन एथिकल होना चाहिए, मतलब एथिकल गवर्नेंस होना चाहिए। मतलब सरकार जो भी कर रही है वो उसका जो उद्देश्य हो वो भी सही हो और जो परिणाम हो वो भी सही हो। ये तभी हो सकता है जब सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें किसी चीज़ का भय हो। भाई देखिए, अगर कोई पॉलिसी बन रही है तो चार लोगों के मन में लालच भी आएगा कि भाई 1,000 करोड़ की पॉलिसी है तो 400 करोड़ तो हम लोग भी खा सकते हैं। नहीं, अगर आपके अंदर भय होगा लोकपाल का और आपके अंदर लोकपाल का चेक होगा कि अगर लोकपाल आप पे नजर रखेगा तो आप कोशिश करोगे कि नहीं हम एथिकल गवर्नेंस इंश्योर करें, हम वो शासन इंश्योर करें जहाँ पे न्याय है, जहाँ पे सत्य है। और यहाँ इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से आप इस नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड बॉडी इज लोकायुक्त। तो चलिए लोकायुक्त को शुरू करते हैं। सो लोकायुक्त इज स्टेट लेवल एंटी करप्शन ओबर्ट्समैन बॉडी सिमिलर टू लोकपाल बट फंक्शनिंग एट स्टेट लेवल। मतलब देखिए, जैसे लोकपाल जो था वो यूनियन लेवल या नेशनल लेवल पे काम कर रहा था, ऐसे ही लोकायुक्त जो है ये स्टेट लेवल पे काम कर रहा है। काम दोनों का सेम है, काम दोनों का करप्शन पकड़ना है, काम दोनों का एकदम सेम है। तो लोकायुक्त का काम ये है कि वो स्टेट लेवल पे ये चेक करे कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं। आपने देखा होगा कि जैसे कुछ पुलिस के इंस्पेक्टर या दरोगा होते हैं, उनको आप देखते नहीं कि करप्शन में पकड़ के ले जा रहे हैं, उनको घसीट के लेते जाते रहते, गाड़ी वाड़ी में बैठाते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो लोकायुक्त ही होता है जो उनको पकड़ता है। आपने देखा होगा कि कोई दरोगा 2 लाख रुपए घूस लेते पकड़ा गया, या कोई नगर निगम या किसी बिजली विभाग का कर्मचारी 50,000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया, उसको कौन पकड़ रहा है? उनको लोकायुक्त ही पकड़ रहे हैं। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स की बात करते हैं तो सेम मैंने आपको बताया था, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, जहां से अन्ना आंदोलन, आम आदमी पार्टी, आपको पता है। फिर मैंडेटरी फॉर स्टेट टू स्टैब्लिश अंडर स्टेट लॉज, मतलब स्टेट के लिए मैंडेटरी है कि हर स्टेट में एक लोकायुक्त बॉडी जरूर हो स्टेट लॉज के अंदर। कंपोजिशन क्या होता है? लोकायुक्त होता है जो कि हेड होता है, उप लोकायुक्त होता है जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वैसे ही लोकायुक्त आप मान लीजिए कि प्रेसिडेंट है, उप लोकायुक्त वाइस प्रेसिडेंट है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, एससी एसटी ओबीसी वुमेन और माइनॉरिटीज के जो लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन होता है। साथ ही में आगे बढ़ते हैं हम, फिर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लोकायुक्त की। अब फंक्शंस ऑफ लोकायुक्त क्या है? इन्वेस्टिगेट्स करप्शन एट स्टेट लेवल, जिस तरह वो नेशनल लेवल पे कर रहा था ऐसे ही स्टेट लेवल पे करप्शन इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सो इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस रिलेटेड टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो राज्य का प्रशासन है उसके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना किसका काम है? लोकायुक्त का काम है। आगे आते हैं, कवर सीएम विथ लिमिटेड एम्बिट, जैसे उसमें हमने देखा था लोकपाल में कि वो पीएम को एक लिमिटेड एम्बिट की तरह, मतलब एक लिमिटेड एम्बिट में कवर करता है, पीएम की आप इतनी जांच कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये राज्य की बॉडी है और सीएम राज्य की मुखिया है तो सीएम को भी लिमिटेड एम्बिट में ये कवर करेगा। तो ये चीफ मिनिस्टर को कम कवर करता है कि चीफ मिनिस्टर तो कहीं भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, लेकिन एक लिमिटेड बाउंड्री के साथ, मतलब एक कुछ सर्टेन लिमिटेशंस के साथ। कवर्स मिनिस्टर्स एमएलएज एंड स्टेट ऑफिशियल्स, मतलब मंत्रियों को कवर करता है, विधायकों को कवर करता है और राज्य के कर्मचारियों को कवर करता है। राज्य के कर्मचारी जैसे आपने देखा होगा कि एसडीएम घूस लेते पकड़े गए, डीवाईएसपी घूस लेते पकड़े गए, है ना। विधायकों को कवर करता है और मंत्री को कवर करता है। मंत्री कहाँ के? मंत्री जो राज्य के होते हैं, जो जैसे सीएम योगी है मान लीजिए, उनकी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी बात हो रही है। फिर हैंडल सिटीजन्स कंप्लेन, मतलब नागरिकों की कंप्लेन को हैंडल करता है। रिसीव एंड एड्रेस कंप्लेन फ्रॉम सिटीजन, मतलब जैसे आपने कंप्लेन किया कि मेरे यहाँ ये आधार कार्ड बनाने के इतने पैसे ले रहे हैं, या मेरे यहाँ एसडीएम ऑफिस में या तहसीलदार ऑफिस में इतना पैसा मांगा जा रहा है ये काम करने के लिए। जब आप कंप्लेन करोगे तो वो जाएंगे चेक करने, मतलब एक विजिलेंस टीम बन के, क्या सच में पैसा लिया जा रहा है, और लिया जा रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्ट इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन, मतलब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है। कैरीज आउट इंक्वायरीज इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इंक्वायरी करता है माने कि जांच पड़ताल करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है कि नहीं करप्शन हुआ है, कि जो ये व्यक्ति कह रहा है या जो इस फलाने संस्थान के ऊपर आरोप लगा, जैसे एसडीएम के कार्यालय के ऊपर, तहसीलदार के कार्यालय के ऊपर, कि नहीं यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस पर चेक करता है, उस पर कार्रवाई करता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करता है कि क्या सच में ऐसा हुआ है। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आपको नोट्स मिल जाएगी, इसी से आप नोट्स अपनी लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। सो रिकमेंड एक्शन टू गवर्नमेंट, सजेस्ट डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन अगेंस्ट गिल्टी ऑफिशियल, मतलब ये बताता है सरकार को एक्शन रिकमेंड करता है। जैसे राज्य सरकार है, फॉर एग्जांपल यूपी की गवर्नमेंट है, और मान लीजिए यूपी के कोई एसडीएम हैं जो करप्शन करते पकड़े गए हैं, तो ये सजेस्ट करेगा कि इनका जो आईएएस का प्रमोशन है ये रोक दीजिए, डीओपीटी में जो इनकी फाइल है उसको रिटर्न कर लीजिए, इनको बहुत एक्सट्रीम, इनको सस्पेंड कर दीजिए, इनके ऊपर लीगल एक्शन मतलब केस फाइल करवा दीजिए, चेकिंग करवाइए, समझ रहे हो, इस तरह की चीज़ें। फिर आता है प्रमोट क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब साफ स्वच्छ, जिसको आप कहोगे क्लीन, जैसे आप कहते हो ना क्लीन, जहाँ कोई गंदगी नहीं है, ऐसा शासन, ऐसा प्रशासन इंश्योर करता है कि ऐसा शासन हो जहाँ कोई गंदगी ना हो। इनकरेजेस करप्शन फ्री गवर्नेंस एट स्टेट लेवल, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित करता है राज्य के स्तर पर, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कार्य सुनिश्चित करता है राज्य के लेवल पे या स्टेट के लेवल पे, कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए स्टेट लेवल पे, शासन ऐसे चले। एक्ट एज वॉच डॉग ऑफ स्टेट गवर्नेंस, मॉनिटर्स फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड ऑफिशियल्स, मतलब वॉच डॉग का मतलब समझते हैं, जो अगर हिंदी में बोलो तो जो प्रहरी कुत्ता होता है, जो आपके घर के बाहर गेट वेट में नहीं आप लोग कहते हैं कुत्ता बैठा दिया, वो कुत्ता नजर रखे सब पे कि एकदम कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ चोरी तो नहीं हो रही, कहीं कुछ ये तो नहीं हो रहा। तो वॉच डॉग मतलब कि नजर रखने वाला, समवन हु इज कीपिंग एन आई ऑन समथिंग, तो नजर रखता है कि क्या पब्लिक अथॉरिटीज माने सरकारी दफ्तर और क्या सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं। एनहेंसेस अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही एनहेंस करता है। स्ट्रेंथन्स आंसरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, इससे क्या होता है कि शासन जो है वो आंसरेबल होता है, कि भाई अगर कोई जांच कर रहा है कि इस तरह होगा तो शासन जवाबदेह होगा ना, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेन क्या है कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करता है कि कौन जवाबदेह है, इसका, इसकी जवाबदेही किसकी है। आपने सुना होगा ना कि जैसे ये गलती होगी, मान लीजिए कभी आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी गलती हो गई, इसका जवाबदेह कौन होगा, हु इज आंसरेबल टू दिस। तो यही चीज बात है कि मतलब इसका जवाबदेह कौन है। तो जब जब कोई चीज, जब आप किसी चीज के जवाबदेह होते हो ना, तो आप कोशिश करते हो कि वो गलती ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हो, पापा से आप कार मांग के लाए हो, तो आप इस कार को लेके जवाबदेह हो। अगर इसमें कार में एक भी खरोच आ गया ना, तो आपको जवाब देना पड़ेगा पापा को, कैसे आ गया खरोच, कहाँ घुस रहे थे, कहाँ सटा रहे थे गाड़ी। तो इस तरह की चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आपको नोट्स के फॉर्म में इसी को नोट कर लीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म हो जाता है। इट इज वेरी सिंपल टॉपिक, लोकपाल लोकायुक्त आर वन ऑफ द मोस्ट सिंपल टॉपिक ऑफ ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस। नाउ मूविंग टू फर्दर, राइट अ डिटेल्ड एसे ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल इन इंडिया, मतलब लोकपाल का जो इंस्टीट्यूशन है उस पर लिखिए कि, तो आपको शुरू से लिखना है कि सिटीजन्स ग्रीवियंस रीएड्रेसल क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, फिर आपको लोकपाल लिखना है, फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड लिखना है कि वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ, फिर उसका फंक्शन लिखना है। तो ओरिजिन में आपको पता है कैसे लिखना है, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट। स्ट्रक्चर में आपको लिखना है कि कितने मेंबर्स होते हैं, 8 मेंबर्स, जुडिशियल नॉन जुडिशियल। पावर्स में आपको वही लिखना है कि फंक्शंस क्या क्या है, जैसे कि पीएम की लिमिटेड एम्बिट में जांच कर सकता है, एबीसीडी ऑफिशियल्स को चेक कर सकता है। इफेक्टिवनेस कितनी एंटी करप्शन बॉडी में, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए है, फ्यूचर माल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए है, डिले को प्रिवेंट करने के लिए है, एथिकल गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए है, उसके बाद गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए, उसके बाद सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए है, इस तरह की चीज़ें। फिर what is citizen grievance readdressal and what are the bodies responsible for addressing citizens grievance। तो citizens grievance readdressal क्या है, वो शुरू में आपने डेफिनेशन देखी थी, citizens grievance readdressal क्या है, कौन कौन सी बॉडीज हैं, तो लोकपाल है, लोकायुक्त है। फिर कैसे कैसे सिटीजन ग्रीवियंस को एड्रेसल करती हैं, तो दोनों के फंक्शंस को लिख देना है, बस यहीं पे आपका ये आंसर खत्म हो जाएगा। नाउ व्हाट इज लोकपाल एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लोकपाल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर कर देंगे। नाउ
व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजन ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सिटीजन ग्रीवियंस रिड्रेसल का मतलब क्या है और ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी क्यों में आप यही लिख देंगे कि इफेक्टिव गवर्नेंस इंश्योर करता है, एथिकल गवर्नेंस इंश्योर करता है, साथ ही साथ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इंश्योर करता है, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस इंश्योर करता है, साथ ही साथ एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस करता है, सिटीजन्स में प्रमोट करता है, डेमोक्रेटिक विल को प्रमोट करता है। इस तरह की पॉइंट्स आप बना के इसमें लिख सकते हैं। तो ये है आपके पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ लोकपाल है ना, तो किसी क्वेश्चन में लोकायुक्त कर देगा, बट जो उसकी थीम रहने वाली वो नियर बाई एकदम सेम रहने वाली है, इसलिए नथिंग इज टू वरी अबाउट। फिर भी मैं कहूँगा कि जो भी आपके डाउट हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। आई होप ये लेक्चर ना टफ था और आपको भी इजीली समझ में आ गया। ये उतना टफ लेक्चर नहीं था, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट लेक्चर ऑल्सो। So thank you for watching, dear students, this citizens grievance readdressal. I hope you have loved this. If you have loved this, then subscribe for new videos. आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है, आपके सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपने जूनियर्स का हमेशा सपोर्ट मिला, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे वो कॉलेज हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए। इसमें मैं सब कवर करने वाला हूँ, आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी कवर करूँगा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी कवर करूँगा, आपका पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर करूँगा, पूरा पॉलिटिकल साइंस जो आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर का, ये तीनों हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं फिजिकल एजुकेशन भी कवर करूंगा, तो जो आपके फ्रेंड्स फिजिकल के एजुकेशन के हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर करिएगा। सीखना भी साथ है और जीतना भी साथ है। सीखोगे आप, जिताऊंगा मैं, क्योंकि नोट से नहीं सपोर्ट से जूनियर आगे बढ़ते हैं। मेरे कॉलेज में सब बच्चे कहते थे भैया आपकी नोट्स, भैया आपकी नोट्स, भैया आपकी नोट्स। तो बच्चों मैं आपको कह रहा हूँ नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है और हम इसी तरह आगे भी नए लेक्चर्स लाते रहेंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे। थैंक यू for being the part of this learning journey. I hope you have loved the lecture. See you soon.